अरे सारा दिन किताब में पड़ी रहती है। देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ हाँ देख रही हूँ माँ। और एक दिन आएगा कि तेरी बेटी भी आसमान छुएगी, देखना तू। देखा, मेरी बेटी कितनी अच्छी बातें करती है। तभी पड़ोसन आ जाती है। ये ले लता, तेरे मुंह से बात निकली और सच भी हो गई। तेरे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे देख तो, लड़का कितना सुंदर है, अमेरिका में रहता है। लता यूं पसंद आ गई इन लोगों को। अरे वाह, क्या लड़का है, बिल्कुल राजकुमार। लेकिन अभी कहाँ लता की शादी होगी? अभी तो वो पढ़ रही है ना। अरे पता है, उन लोगों को इसकी पढ़ाई से भी कोई परेशानी नहीं है। कह रहे थे लड़का तो बाहर ही रहता है, ससुराल में बेटी बनाकर रखेंगे। फिर आप लोगों की इकलौती बेटी है, सोच लीजिए। माँ बाप भी पड़ोसन की बात में आ जाते हैं और फिर लड़के वाले आ रहे हैं। बोल रहे थे कुछ बात करनी है। अरे शादी को 2 दिन रह गए हैं, क्या बात करनी है? सारी बात तो हो गई थी। लता की माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे आप भी ना पहले ही अशुभ सोच लेते हो। आने तो दो उन्हें। फिर क्या, लड़के के माँ बाप घर आते हैं और होता वही है जिसका डर था। वो क्या है ना, अचानक मेरी बेटी के घर वालों को बाहर जाना पड़ रहा है, विदेश। अब उसे सेटल करने में इतने पैसे लग गए कि शादी के लिए अब एक पैसा नहीं है। तो क्यों ना शादी सिंपल ही कर लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शादी सिंपल कैसे करें? हमारी तो सारे मेहमानों को न्योता जा चुका है। आपके भी तो रिश्तेदार होंगे। हमने तो किसी को नहीं बताया। आपके दामाद को सेट आप लोग क्यों कर रहे हैं? वो सेट नहीं है क्या? आपने शादी कर दी बेटी की, और क्या कर सकता है? अरे कैसी सोच है आप लोगों की? बेटी की शादी कर दी तो क्या गंगा नहा लिया? उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं? अगर आप लोगों की ये सोच है तो हम नहीं करेंगे आपके घर शादी हमारे बेटे की। पता चला कल को बेटी को कोई मुश्किल ही आए तो आप लोग तो अभी से हाथ झाड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन शादी सिंपल भी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? हमने जब किसी को नहीं बुलाया तो आप लोग क्यों? और वैसे भी खाना खा पी कर सब चले जाते हैं, रह क्या जाता है? सिर्फ शादी का कर्जा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लता की शादी के लिए तो हम बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। लड़के के पिता खड़े हो जाते हैं और देखिए, अब पैसे खर्च करने का शौक ही है तो कहीं और देख लीजिए लड़का। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, 2 दिन तो बचे हैं। हमारा तो कार्ड बुकिंग सब हो गया, बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? कल को तुम्हारी लड़की परेशान रही तो क्या करोगी? आप चुप रहिए, हमें मंजूर है। हम मंदिर में शादी कर लेंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। चलिए, कम से कम कोई तो समझदार है इस घर में। और हाँ, ये लीजिए। लड़की की माँ लड़की की माँ को एक कागज पकड़ाती है। ये क्या है? अकाउंट डिटेल्स हैं। जो पैसे हम लोगों ने शादी से बचाए हैं, आप लोगों को वो इसी में डाल देना है। तो क्या है ना, बच्ची के भविष्य के लिए काम आएंगे ना। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पिता को गुस्सा आता है। मैं किसी भी हालत में इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। एक नंबर के लालची लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं, सबको पता चल गया है कि लता की शादी है परसों, और आप आज ये बोल रहे हैं। तभी वो पड़ोसन आती है जिसने शादी तय कराई थी। वो क्या है ना बहन जी, कोई काम हो तो बता देना। लड़की की शादी है तो मदद तो करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल। इन्हें सारे रिश्तेदारों के नाम और नंबर की लिस्ट दे दो। बोलो फ़ोन करके बोल दे कि शादी में आने की ज़रूरत नहीं है, हम मंदिर में शादी कर रहे हैं। ये बोलकर गुस्से से पिता अंदर चले जाते हैं। क्या हो गया माँ, पापा परेशान से क्यों हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे होने वाले सास ससुर आए थे। कह रहे थे लड़की की शादी में क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की, मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं। वाह माँ, कितनी अच्छी सोच है। अच्छा ही तो है। वैसे भी माँ, मेरे जाने के बाद आप लोगों के पास भी तो पैसे होने चाहिए। सब तो मेरी पढ़ाई और शादी में लगा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं माँ मेरे ससुराल वाले। और नहीं तो क्या। रिश्ता किसने चुना है? सभी चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ लता को कुछ पता नहीं चला और उसके मन में उसके ससुराल वालों की इज्जत भी बढ़ गई। वैसे भी पैसे उसी के तो काम आएंगे। खैर, शादी का दिन भी आ जाता है और शादी वाले दिन वर को बुलाइए, पूजा करनी है।
अरे पूजा करने के लिए दान तो दीजिए। वाह बहन जी, बड़ी तेज है आप। पंडित जी से दान लेंगी क्या? अरे नहीं नहीं, लड़की की माँ को बोलिए कि लड़के को मंडप में बिठाने से पहले लड़के के माँ बाप को एक एक हरे नोटों की गड्डी दे दे। हाँ, लेकिन ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। जितना बोला जा रहा है करिए ना पंडित, नहीं तो बोले तो किसी और पंडित को ले आऊं। अरे अरे, कैसी बात कर रही है? नहीं नहीं, अभी मैं कह देता हूँ। पास खड़ी लता की सहेली सब सुन रही थी। गड्डी? कैसी गड्डी? सारे पैसे तो इन लोगों के अकाउंट में डाल दिए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम कैश तो कुछ चाहिए ना, पूजा पाठ में खर्चा तो होता ही है। ये लीजिए, ये पैसे मैं ले आई थी। लेकिन ये पैसे तो... अरे कोई बात नहीं, आप दे दीजिए ना। लाइए लाइए, गड्डी मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, वर पूजा मेरी ही तो है। अरे चुप कर, शादी हो रही है, जरा जबान काम खोल, समझा? लड़की की माँ सारा पैसा लेकर बैठ जाती है। फिर लड़की के पिता पंडित की ओर इशारा करते हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी आ नहीं सकी, लेकिन उसका सोने का सेट और लड़के की माँ का सोने का सेट वो दे दीजिए। वो क्या है ना, ड्राइवर हाथ के हाथ लॉकर में रख देगा। ड्राइवर? कौन पापा? और लॉकर? ये तो मुझे नहीं बताया था। अरे तू फिर बोला, शराब पीकर सोता रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। लड़की का पिता माँ बाप को सोने का सेट भी दे देता है कि लड़की की माँ। अरे बहन जी, आपने जो सेट पहना है वो क्या हीरे का है? बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, ये मेरी सास का है। यानी आगे तो आपकी बेटी का ही होगा। एक काम करिए ना, ये हार अभी मुझे दे दीजिए और आप ये सोने का रख लीजिए। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे वाह, कैसी हैं आप? बेटी की शादी कर रही है और सस्ता महंगा देख रही हैं? पास खड़ी लता की सहेली सब कुछ लाइव अंदर बैठी लता को दिखा रही थी। फोन से लता अपने होने वाले ससुराल वालों की सारी हरकतें देख रही थी कि तभी पंडित कहता है, कन्या को बुलाइए और हाँ, कन्या के मंडप में आने से पहले 1 लाख रुपया लड़के के हाथ में रखिए। अरे पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं? अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे। ये तो अच्छा है कि हमारे रिश्तेदार नहीं आए, नहीं तो यहाँ बेइज्जती कराने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी लता आ जाती है। पास उसकी सहेली खड़ी होती है और उसके हाथ में फ़ोन होता है। कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ी ही देर में पुलिस भी आती होगी। तभी पुलिस आ जाती है और लड़की वालों को गिरफ्तार कर लेती है। ये लोग तो जाने माने ठग है, इनका काम ही है शादी करके लोगों को लूटना। ये लड़का 10 शादी पहले भी कर चुका है, और आप लोग कैसे माँ बाप हैं? लड़की को बिना सोचे समझे ऐसे लालची लोगों के हाथ में सौंप रहे थे। वो तो भला हो लड़की का जो सही समय पर उसने हमें फ़ोन कर दिया। पुलिस उन लोगों को ले जाती है। माँ पापा, मैं बोझ नहीं बनूंगी। अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जो पैसे आप लोगों ने उनके अकाउंट में डाले थे वो भी मैंने आप लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करवा दिए हैं, और ये रहे बाकी के गहने और रुपए। ये बोलकर लता वहाँ से चली जाती है। विकास रिद्धिमा से बहुत प्यार करता था। कई सालों से वो उसे जानता था। विकास की माँ सारिका जी विकास से कई बार कह चुकी थी कि अब उसे रिद्धिमा से शादी कर लेनी चाहिए। विकास बेटा, अब तो बहुत साल हो गए, तुम तो रिद्धि माँ को अच्छी तरह जानते हो। देखो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है ना माँ, मैंने अपने कई शादीशुदा दोस्तों की ज़िंदगी देखी है। ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं और शादी कर लेते हैं, और उसके बाद मियाँ बीवी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में। लेकिन बेटा, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और प्रॉब्लम्स किसकी शादी में नहीं आते? हर मियाँ बीवी के बीच छोटे मोटे झगड़े, जिंदगी के उतार चढ़ाव, सब कुछ नॉर्मल बातें हैं बेटा। मम्मी, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि लड़की का नेचर कैसा है, वो अच्छी है, बुरी है, किस तरह की है, तो कम से कम मैं सोच समझ कर शादी करूंगा ना। और ये जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। देख बेटा, मेरा मानना तो ये है कि शादी में चाहे कितना भी सोच समझ लो, दिमाग लगा लो, लेकिन इसमें हमेशा ही रिस्क रहता है। बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे आकर बता देना,
मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अगले दिन विकास रिद्धिमा से मिलता है। विकास, कितने सालों से हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है रिद्धिमा। मैं भी चाहता था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। किसी अनजान लड़की के साथ जिंदगी भर के रिश्ते में बनना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। तो अब हमें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए विकास। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। और तुम भी मेरा नेचर अच्छी तरह जानते हो। सच कहूं रिद्धिमा, मैं हमेशा से यही चाहता था कि जिस भी लड़की से मेरी शादी हो ना, उसे मैं अच्छी तरह सोच समझकर अच्छी तरह पहचान लूं और बाद में शादी करूं। और मुझे लगता है तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच बन सकती हो। अगले दिन विकास अपने दोस्त अमर के साथ। और भाई विकास, शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं? तेरी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई क्या, परफेक्ट मैच वाली? अरे बस बहुत जल्दी तुम्हें अपनी शादी की खुशखबरी सुनाऊंगा मैं। रिद्धिमा को तो तू जानता है ना, उसी से शादी करूंगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त और आई थिंक बेस्ट लाइफ पार्टनर बनेगी वो। यार अब ये तो किसे पता कि आगे चलकर तुम दोनों का रिश्ता कैसा होगा। क्यों भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? और तूने भी तो अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त के साथ शादी की है ना। तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक तो है ना? वही तो तुझे समझाना चाह रहा हूँ, शादी बहुत बड़ा रिस्क है मेरे दोस्त। तू मेरी वाइफ रुचि को जानता है ना, 4 साल से डेट कर रहा था मैं, लेकिन बीवी बनने के बाद वो ऐसे बदल गई जैसे मैं उसे कभी जानता ही नहीं था। हो सकता है यार, लेकिन रिद्धिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कभी नहीं बदलेगी। बहुत प्यारी है और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी पूरी फैमिली और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखेगी। मुझे नहीं लगता शादी के बाद कुछ भी बदलने वाला है। तेरे सवाल का जवाब तो वक्त ही दे सकता है दोस्त। शादी के मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, सब भगवान के हाथ में छोड़ दे। कुछ दिनों के बाद विकास और रिद्धिमा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है। रिद्धिमा विकास और अपनी सास सारिका का खूब ख्याल रखती। लेकिन कुछ महीनों के बाद, विकास, आई थिंक अब हमें एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए। मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे लेकिन क्यों रिद्धिमा? मैंने शादी से पहले तुमसे कहा था ना कि हम माँ के साथ इसी घर में रहेंगे, और तुमने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। अरे ये भी कोई बात हुई? अब शादी से पहले मैंने कुछ चीज़ों के लिए हाँ कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी तुम उसे पकड़ कर रखोगी। सिचुएशन के साथ चीज़ें बदल जाती है विकास, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें फ्लैट की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती यार। ये मेरी प्राइवेसी का मैटर है। मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस घर को देखो कितना पुराने ज़माने का है। अरे लेकिन रिद्धिमा, शादी से पहले भी तो मैंने तुम्हें अपना घर दिखाया था ना, और याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? तुम्हें ये घर बहुत पसंद है। अब क्या हो गया? मैंने कहा ना विकास, हमेशा सब चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, और अब मुझे इस घर में नहीं रहना तो नहीं रहना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। कुछ दिनों बाद, रिद्धिमा बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ। अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। इसी बहाने तुम्हें अकेले रहने का मौका भी मिल जाएगा और मैं भी अपनी बहन से मिलकर आ जाऊंगी। मम्मी जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं ना मुझे रोज़ ऑफिस जाना होता है। अब अगर ऐसे में आप अपनी बहन के घर चली जाएंगी तो घर के सारे काम कैसे हैंडल होंगे? तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरा अपनी बहन के घर जाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी जी, आपका जब मन होता है आप घूमने फिरने अपने रिश्तेदारों के घर निकल पड़ती हैं। मेरी ज़िंदगी तो आपने जेल बनाकर रखी है। रिद्धिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें मम्मी ने कहीं जाने से कब मना किया? विकास, तुम इतने भी भोले मत बनो। तुम्हें याद नहीं, पिछली बार जब मुझे अपने मायके जाना था और तुम्हारी मम्मी को बुखार आ गया था, तुमने मुझे जाने नहीं दिया था। लेकिन रिद्धिमा, मम्मी की तबीयत खराब थी और तुम तो हमेशा कहा करती थी ना कि तुम मम्मी का ख्याल एक बेटी की तरह रखोगी। तो क्या ऐसी हालत में तुम मम्मी को अकेला छोड़कर चली जाती? देखो विकास, मैं तुम्हारी बीवी हूँ।
तुम्हारी मम्मी की नर्स और घर की नौकरानी नहीं, जो हर सिचुएशन में एडजस्ट करती रहूं। ये तुम्हें क्या हो गया है रिद्धिमा? तुम कैसी बातें करने लगी हो? हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। कुछ दिनों के बाद, रिद्धिमा बेटा, विकास का बर्थडे आ रहा है। तुम दोनों की शादी के बाद उसका पहला बर्थडे है। देखो, अगर तुम पार्टी करना चाहती हो या कुछ भी प्लान करना चाहती हो तो आराम से करना। मैं चाहती हूँ तुम दोनों ये दिन खूब एंजॉय करो। मम्मी जी, विकास का बर्थडे बुधवार को है और उस दिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं विकास के लिए पार्टीज प्लान करूं। आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो कर लीजिए। वैसे भी मुझे उस दिन ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। बेटा, अगर मुमकिन हो तो उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। मम्मी जी, अब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए छुट्टी लेती रहूंगी तो काम कैसे चलेगा? बेटा, मैं तो तुम दोनों के लिए ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम घर में बर्थडे नहीं मनाना चाहती तो तुम और विकास कहीं बाहर डिनर पर चले जाना। वैसे ये आइडिया ठीक रहेगा। मेरा मन भी विकास के साथ अकेले में पार्टी करने का था। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। बर्थडे वाले दिन सारिका विकास को ऑफिस से जल्दी घर बुला लेती हैं। अच्छा विकास, तुम जल्दी आ गए। देखो, रिद्धिमा ने तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर प्लान किया है, वो भी बस आती ही होगी। जानती हो मम्मी, शादी से पहले रिद्धिमा हमेशा मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाती थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरी तैयारियां करने में लग जाती थी। जानती हूँ बेटा, अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। लेकिन देखो ना मम्मी, शादी के बाद सब कुछ बदल गया है। रात के 8 बजने वाले हैं और रिद्धिमा अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अरे बेटा, आज उसकी ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी, हो सकता है इसी वजह से देर हो गई होगी। लेकिन मम्मी, एक दिन तो छुट्टी ले सकती थी ना। शादी के बाद कितनी बदल गई है। उसका नेचर भी पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा लगता ही नहीं कि वो पहले वाली रिद्धिमा है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है बेटा। रिद्धिमा का बिहेवियर मेरे लिए भी बहुत बदल गया है। पहले जब भी घर आती थी बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन बहू बनने के बाद तो लगता है जैसे सब कुछ अलग सा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं। रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन रिद्धिमा ऑफिस से घर नहीं आती और फिर अचानक से डोरबेल बजती है। लगता है बहू आ गई। मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। रिद्धिमा, रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें ऑफिस से आने में इतनी देर हो गई? विकास, मैंने मम्मी को बताया था कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी नहीं आ सकती थी। लेकिन आज मेरा बर्थडे था तो मुझे लगा शायद आज तुम छुट्टी ले लोगी और हम कहीं साथ में घूमने चलेंगे। विकास, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए मैं छुट्टी लेकर बैठ जाऊं। यार, हो गया ना शादी से पहले, कितनी बार तो तुम्हारा बर्थडे मना चुके हैं हम। कितनी बदल गई हो रिद्धिमा। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम वो रिद्धिमा हो जिसे मैं शादी से पहले जानता था। ठीक है विकास, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और देखो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अंदर जा रही हूँ सोने। उसके जाने के बाद, मम्मी, आप और मेरे दोस्त ठीक कहते थे। शादी एक जुआ है, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और बहुत रिस्की भी। अब देखो, तुमने कितना सोच समझ कर कितनी लंबी रिलेशनशिप के बाद रिद्धिमा से शादी की, लेकिन हुआ तो वही ना जो होना था। इसीलिए तो कहते हैं शादी जुआ है। विनय की शादी रुचि के साथ हो गई। विनय को रुचि उसके फिगर की वजह से पसंद आई थी। रुचि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और एक जिम में ट्रेनर होने की वजह से उसकी बॉडी और फिगर ज्यादा ही शेप में था। फिटनेस ट्रेनर होने के कारण रुचि अपने शरीर का अच्छा खासा ख्याल रखती थी। खाने पीने से लेकर रोज एक्सरसाइज करने में वो एक बार भी कोई कमी नहीं करती। रुचि, जब भी मैं दूसरों की बीवियों को देखता हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरा मतलब, शादी के 3 साल बाद भी तुम कितनी फिट और स्मार्ट दिखती हो। वो क्या है ना विनय, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। अगर मेरी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो मैं अपने लोगों को एक्सरसाइज कैसे सिखा पाऊंगी। और वैसे भी मुझे फिट रहने का बहुत शौक भी है। वो तो तुम्हारी 24 इंच की कमर का देखकर ही लगता है। शादी के बाद तो लड़कियों की कमर फैलकर कमरा हो जाती है।
लेकिन तुम्हें देखकर सच में मेरा दिल खुश हो जाता है। इसी वजह से तो तुमने मुझे पसंद किया था, मेरी फिटनेस और मेरी सुंदरता देखकर। बिल्कुल ठीक कहती हो मेरी जान, तुम हमेशा ऐसे ही फिट रहो। कुछ दिनों के बाद, विनय बेटा, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कुछ सोचा या नहीं? किस बारे में सोचना है माँ, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे बेटा, बच्चे के बारे में। और किसके बारे में? तुम्हें और रुचि को अब अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मम्मी, मैंने तो कई बार रुचि से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने काम को लेकर इतना बिजी रहती है, इस बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? कभी ना कभी तो तुम दोनों को अपने बच्चे को जन्म देना ही होगा ना। मम्मी, मैंने एक बार रुचि से पूछा था, उसने कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका फिगर खराब हो जाएगा और उसे अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो माँ बनने को तैयार नहीं है। अरे तुम तो कुछ भी बोलते हो, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं उससे बात करके देखूंगी और देखना वो मेरी बात फटाफट मान जाएगी। अगले दिन, अरे रुचि बेटा, जरा इधर तो आओ, तुमसे कुछ बात करनी थी। मम्मी मैं अभी जिम जा रही हूँ, मेरे क्लाइंट वेट कर रहे होंगे, मुझे देर हो जाएगी, हम शाम को बात करें? अरे बहुत जरूरी बात है बेटा, पहले इधर आओ। अच्छा ठीक है, बताइए मम्मी जी क्या हुआ? अब बेटा, मैं कह रही थी कि तुम्हारी और विनय की शादी को 3 साल हो चुके हैं, अब तुम्हें बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मम्मी जी आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर मैंने बच्चा पैदा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और दूसरी बात, मुझे अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा, बच्चे तो सबको पैदा करने होते हैं। हाँ मम्मी जी, आपकी बात ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जिम जाना है, बहुत देर हो रही है। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, और मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। भगवान खुश रखे। रुचि जैसे ही जिम पहुंचती है, उसका मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है। रुचि, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है सर, कैसी खुशखबरी? जानती हो, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को तुम्हारा फिटनेस सेशन बहुत पसंद आया है और वो अपने फिटनेस के लिए तुम्हें हायर करना चाहती हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को फिटनेस ट्रेनिंग दूंगी। ओह माय गॉड, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है रुचि, सोच लो। अरे सोचना क्या है, बिल्कुल करूंगी। आपको कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट तो नहीं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, कहीं इस बीच में तुम्हारा कोई बच्चा करने का प्लान हुआ तो? कैसी बात करते हैं सर, मैं अपना करियर छोड़कर इन सब लफड़ों में नहीं पड़ने वाली। आप उन सेलिब्रिटी को कह दीजिए कि मैं उनकी फिटनेस कोच बनने के लिए तैयार हूँ। विनय ऑफिस से घर पहुँचता है। अरे माँ, रुचि कहाँ है? बेटा, वो अभी तक तो जिम से आई नहीं, लगता है आज कुछ ज्यादा काम होगा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, वो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, और आप कह रही हैं कि वो बच्चा पैदा करेगी। अरे तुझे क्या पता बेटा, मैंने आज सुबह ही रुचि से बात कर ली है, और जानते हो, वो इस बात के लिए तैयार हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं? उसे तो अपने फिगर और अपनी पतली कमर की इतनी चिंता है, और आपके कहने से वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो गई। भाई, मेरे समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा है, एक बार में मेरी बात मान ली मेरी बहू ने। चलो मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद रुचि घर लौट कर आती है। रुचि, माँ ने मुझे बताया कि तुम बेबी के लिए तैयार हो। विनय, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा वो डिसीजन अब बदल गया है। अरे लेकिन आज सुबह ही तो माँ ने तुमसे बात की थी। सही कह रहे हो विनय, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरा प्लान बदल चुका है। अरे लेकिन हुआ क्या? हाँ, जब मैं जिम पहुंची ना, तो मुझे पता चला कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मुझे अपने फिटनेस ट्रेनर की तरह हायर कर लिया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस टाइम पर मैं बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारियों में लग गई तो ये मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन रुचि, मुझे भी लगता है यार, हमें अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखो विनय, एक ही बात ना मुझे बार बार मत कहा करो। मुझे अभी अपना करियर बनाना है, बहुत बड़ा मौका मेरे सामने आया है, और तुम चाहती हो कि मैं अब घर में बैठकर बच्चे पैदा करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और फिर अगले दिन रुचि सेलिब्रिटी की फिटनेस ट्रेनर बनकर उनके यहाँ जाती है। वेलकम रुचि,
मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम्हारे फिटनेस वीडियो देखे हैं, बहुत इम्प्रेस हूँ मैं तुमसे। थैंक यू मैम, आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखना, मैं कुछ ही दिन में आपको पूरी तरह से फिट कर दूंगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तुम मुझे रोज़ अच्छे से ट्रेनिंग देना। देखो मेरी टमी कितनी हैवी हो गई है, कितना फैट आ गया यहाँ पर। मैं आपको कुछ अच्छे वर्कआउट बताती हूँ, आप वो कर लीजिए और कुछ ही दिनों में आपका स्टमक एकदम फ्लैट हो जाएगा। तुम्हारा फिगर देखकर मुझे तो जलन होने लगी है। कहने को तो मैं हीरोइन हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉडी शेप किसी हीरोइन से भी ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, आप भी ऐसी ही हो जाएंगी। बस तुम्हें देखकर लगता है बहुत ख्याल रखती हो तुम अपना। हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अगर अपने आप को मेंटेन रखना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ दिनों के बाद, बहू अब तो मेरी बात सुन लो। मम्मी जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मेरे करियर में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मैं ये सब नहीं करने वाली। अरे विनय के चचेरे भाई की शादी हुई थी तुम्हारे साथ, उसका बेटा 2 साल का होने वाला है। जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन विनय के चचेरे भाई की बीवी करती क्या है, हाउसवाइफ है। मेरी तरह कुछ काम तो नहीं करती ना। मुझे देखिए, अच्छे खासे पैसे कमा कर लाती हूँ। लेकिन बेटा, पैसे कमाने का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी फैमिली को आगे ही ना बढ़ाओ। मम्मी जी, मैंने बस आपसे एक बार कह दिया ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों के बाद रुचि फिर से सेलिब्रिटी के पास जाती है। थैंक यू सो मच रुचि, तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से मेरा फिगर फिर से कितना परफेक्ट हो गया है। बिल्कुल मैम, लेकिन अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तो आप फिल्मों में काम करती हैं, इतनी बड़ी हीरोइन हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज करके आप अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। वैसे रुचि, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी को तो पूरे 3 साल हो चुके हैं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में पढ़ती हो। वो क्या है ना मैम, इतना अच्छा फिगर मेंटेन करने के लिए मैंने अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं किया। मेरी फैमिली वाले तो बहुत पीछे पड़ते हैं मेरे, लेकिन भाई मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना। ये तुम क्या कह रही हो? अपना करियर और फिगर के लिए तुमने माँ बनने का फैसला नहीं लिया? मुझे देखो, अभी 1 साल पहले ही मेरी बेटी हुई थी। आपने और बच्चे को जन्म दिया? हाँ, इसीलिए तो मेरा फिगर थोड़ा सा खराब हो गया था और उसी को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें हायर किया था। और देखो, मैं फिर से ठीक हो गई। मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। लेकिन रुचि, माँ बनना बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अब इस बारे में सोच लेना चाहिए। कुछ साल और बीत जाते हैं। रुचि और विनय की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे। अरे आओ यार, कितने दिनों के बाद आए हो। रुचि, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या करती हो सारा दिन? अब करना क्या है, ये देखो मेरे दोनों शैतान बच्चे, पूरा दिन इनके पीछे भागते हुए ना निकल जाता है। तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर रुचि उदास हो जाती है। वो हमने अभी तक बच्चों के बारे में कुछ सोचा नहीं। लेकिन क्यों? शादी को तो काफी साल हो चुके हैं। वो क्या है ना, रुचि को अपने फिगर और अपने करियर से बहुत प्यार है और वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। अपने दोस्त के घर से आने के बाद रुचि को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके बाद भी कई महीने बीत जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुचि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और इस वजह से वो बुरी तरह डर जाती है। विनय और रुचि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, ठीक से चेकअप करके बताइए ना, मेरी पत्नी माँ तो बन सकती है ना? देखिए, मैंने उनका चेकअप कर लिया है। शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं और रुचि की उम्र भी काफ़ी हो गई है। वैसे अच्छा तो यही होता कि पहले बच्चे के बारे में सोचते। डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? हम अब माँ बाप नहीं बन सकते? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले रुचि का कुछ ट्रीटमेंट करवाना होगा और इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद शायद रुचि माँ बन जाए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद रुचि को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और बहुत पछतावा भी। और यहाँ पर एक सवाल सबके दिल में पैदा होता है, एक औरत के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसका करियर या उसकी फैमिली?
या फिर एक औरत को अपने करियर के साथ अपने फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए? आप बताएंगे? बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज की बेटी कल की बहू बनने ही वाली होती है, लेकिन क्या हो जब बच्ची बच्ची ही रह जाए? गीता, ये क्या हाल बनाया हुआ है इस अलमारी का? भला कोई अपने कपड़े इस तरह रखता है क्या? अब मैं कहाँ रखूं अपने कपड़े? यार बच्ची हो क्या? तुम अपने कपड़ों को कहीं भी एडजस्ट कर लो ना। मैंने तय लगाना नहीं सीखा, मैं नहीं रख पाती कपड़े। और हाँ, अगर अपने वाले ठीक से रखो तो मेरे भी रख देना प्लीज। एडजस्ट करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। यार, ये कपड़े उतार कर फेंक देती हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हो। रुको, मैं सिखाता हूँ कैसे तय करते हैं कपड़े, ठीक है? ये क्या है, हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। रहने दो, रुको मैं करती हूँ। बहू अपना सारा सामान उठाती है, इतने में सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब ये क्या है? ओहो, मैं चला, जो मर्जी करना है करो। शाम को, बहू क्या है ये सब? घर तो पूरा चिड़िया घर लग रहा है। क्या हुआ मम्मी जी? ये घर का क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लग रहा है हम किसी के घर में नहीं, मच्छी बाजार में आए हुए हैं। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अरे बच्ची हो क्या बहू, जो ऐसी हालत कर रखी है घर की? वो मम्मी जी, पड़ोस के कुछ बच्चे आए घर पर खेलने के लिए। मैं अभी उन्हीं के साथ खेल रही थी ना। अभी ठीक कर देती हूँ सब कुछ। बहू, ये क्या कोई तुम्हारी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की? वैसे ना तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में ही नहीं आती। पता नहीं माँ बाप ने कैसे पाला है तुझे। बहू को बड़ा दुख लगता है कि कभी माँ ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सास को क्या हो गया? लेकिन उसे क्या पता कि माँ माँ होती है और सास सास होती है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या सिखाकर भेज दिया है। अरे माना कम उम्र में शादी हो रही है, लेकिन अगले दिन, अरे बहू ये क्या? ड्राइंग रूम में झूला। ये किसने रस्सी बांधी है? मैंने बांधा है माँ जी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। अरे यार, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? बच्ची हो क्या? नहीं, लेकिन बूढ़ी भी नहीं हूँ। हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। अरे ये किसने कहा कि बच्चियां ही झूला झूलती हैं? इस बार बहू के मुंह से ये बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाम को, माँ क्या करूं मैं? शादी की थी, सोचा था कि हम सफर समझदार से मिलेगी, फ्यूचर प्लानिंग के साथ समझदारी की बातें करेगी, लेकिन ये तो। क्यों, क्या हो गया भैया? क्या बोला भाभी ने अब? अरे कह रही थी मुझसे, चलो ना खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूं मैं? अब घर का तो यही हाल रहता। बहू को हर बात पर एक ही बात सुनने को मिलती। वो क्या? अरे बच्ची हो क्या बहू? और ये तेरे मुंह पे क्या लगा है? बहू जल्दी से मुंह साफ करके कहती है, क्या लगा है माँ जी? कुछ तो नहीं। भाभी मिट्टी खाती है, वो भी गमले की खोद खोद कर देखा था मैंने। हाय हाय, छी, न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। अरे ये क्या खाती है बहू? तेरे पेट में कीड़े हैं क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी? और अगर कीड़े हैं भी तो ये मिट्टी वाला कीड़ा पेट में जाकर उन कीड़ों को खा लेगा। बहू की बात तो कमाल की थी। ससुराल के लोग उसकी इस हरकत से परेशान रहते हैं। और फिर एक दिन, कमल देखो ना, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, मैं इसे खरीद लूं क्या? इतना महंगा? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अभी अभी शादी हुई है, इतने कपड़े पहले से है तुम्हारे पास। लेकिन बहू तो बच्चों की तरह जिद पर उतर आती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पति नहीं मानता तो वो किसी बच्ची की तरह जमीन पर बैठ जाती है और नहीं दिलाओगे तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगी। हाय रे जमाना और बहू का नाटक। पति तो सर पकड़ लेता है, उसे लगता है जैसे किसी बच्ची को घुमा रहा है जो खिलौने की जिद कर रही है। फिर तो क्या तुम अपनी ये जिद नहीं छोड़ सकती? अब हटो, दिलाता हूं तुम्हें, लेकिन प्लीज उठ जाओ, बच्ची हो क्या? फिर एक दिन, अरे मेरी फाइल कहाँ गई? कल यहीं तो रखी थी। गीता, 1 मिनट इधर आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो क्या?
हाँ, क्या तुमने मेरी एक ब्लैक रंग की फाइल देखी? वो मिल नहीं रही। वो फाइल कहीं ये तो नहीं? अरे हाँ, यही तो है। पति फाइल लेने आ ही रहा होता है लेकिन बीवी फाइल नहीं देती। ऐसे कैसे दे दूं? कल तुमसे मैंने वो ड्रेस खरीदने के लिए कहा था मगर तुमने मना कर दिया था। अरे बच्ची हो क्या? देखो गीता, ये समय इस वक्त खेलने का नहीं है। लाओ मुझे फाइल दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले तुम कहो कि तुम मुझे वो ड्रेस लाकर दोगे तभी मैं फाइल दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये छोटे बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो और मेरी फाइल दे दो। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जानती हो ना। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम ड्रेस लाने का वादा नहीं करते मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दूंगी। सास भी सर पकड़ लेती है कि ये क्या हो रहा है। खेल खेल में फाइल फट जाती है और पति का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। माँ, इसके घर पर फोन कर दो कि इसे आकर लेकर जाए। और हाँ, मैं जब शाम को आऊं तो इसके मम्मी पापा यहाँ हाजिर होने चाहिए। शाम को पति घर आता है, सभी साथ बैठे होते हैं। बीवी अपनी माँ के साथ उनका आंचल पकड़कर बैठी होती है। ये लीजिए, बेटा भी आ गया। पति सास ससुर का पैर छूता है और बीवी की ओर देखता है। आंखों में आंसू भरी बीवी माँ से चिपक कर ऐसे बैठी होती है जैसे कोई बच्चा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद हम लोगों से मिली है तो इमोशनल हो रही है। तभी बीवी बोल पड़ती है। नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्यों रो रही है? क्या हो गया? बच्ची नहीं बहू हो तुम। ऐसा ना बोले बहन जी, हम लोगों के लिए तो हमारी बच्ची बच्ची ही है। वो क्या है ना, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने दिया है इसे। हाँ बहन जी, इसकी गलतियों को माफ कर दिया कीजिए। कितनी गलतियां माफ करते और कैसे कैसे गलतियां? चलिए चलिए, मैं इसकी अलमारी दिखाता हूँ। हाँ, और भाभी का वॉशरूम भी। बस एक किचन ही संभालती है, बाकी सब बिखरा। ये देखिए कैसे ड्राइंग रूम में झूला लगाकर नाचती है। सभी अपनी अपनी बातें बोल रहे होते हैं कि बहू के पिता को गुस्सा आ जाता है। माना मेरी बेटी में बचपना है, लेकिन आप लोगों को कभी भूखा तो नहीं रखती ना। मायके में उसने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के लिए अपनी माँ को फोन कर करके रेसिपी पूछती रहती है। हाँ बहन जी, आपको खीर पसंद है और आपकी बिटिया को हलवा, वो दोनों बनाती हैं। मैंने कई बार बोला कि इतनी मेहनत ना कर। दामाद जी, आपका टिफिन कैसा रहता है, कुछ तो बताइए। ससुर की बात सुनकर पति का चेहरा नीचे हो जाता है। हम तो अपनी बेटी के लिए मायके जैसा ही ससुराल देख रहे थे। आपने वादा भी किया था बेटी बनाकर रखेंगे, पर चलिए कोई ना, हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। बहू रोते रोते पति की ओर देखती है, जैसे कह रही हो कि मुझे नहीं जाना तुम सबसे दूर। पर बहू की जाने के बाद, माँ, घर कैसा लग रहा है? जैसे कोई है ही नहीं। हाँ बेटा, बहू घर की रौनक थी, लेकिन अब भाभी नहीं है तो सुबह से खाना भी नहीं बना। मुझसे जितना होता है कर तो देती हूँ। आज ऑफिस में भी सब कह रहे थे कि भाभी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। घर तो इतना मनहूस लग रहा है। भाभी होती थी तो सिर्फ हंसती ही रहती थी, बच्चों की तरह। जा बेटा, उसे ले आ, वो भी घर की बेटी ही है। पति और सास बहू के घर जाते हैं, जहाँ बहू पहले ही सामान पैक कर खड़ी होती है। तुझे कैसे पता कि हम आ रहे हैं? नहीं माँ जी, मैं आ रही थी, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। अब मेरा घर तो वही है ना। बच्ची है लेकिन अच्छी है।